नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा। सुबह के 7 बज गए थे। विवेक सुबह सुबह तैयार होकर मंदिर में पूजा करके अपने ऑफिस के लिए जाने लगा। विवेक को आज ऑफिस जाने में देर हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने पिताजी के कमरे में गया और अपने बाबूजी का नाश्ता भी ले गया। जैसे ही विवेक कमरे में गया तो उसने देखा कि आज उसके पिताजी अभी तक सोए हुए थे। पिताजी पिताजी, विवेक अपने पिताजी को आवाज़ लगा रहा था। अपने बेटे की आवाज़ को सुनकर कृष्णदास जी की नींद खुली। अरे बाबूजी, घबराइए मत, मैं तो सिर्फ आपको नाश्ता देने आया था और आपको प्रणाम करने आया था। अच्छा पिताजी, अब आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे आज जल्दी जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जल्दी जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में नाश्ता कर लूँगा। कृष्णदास जी जैसे ही नाश्ता करने लगे तो उनकी बहू स्वर्णा आ गई और उनके हाथ से नाश्ते की थाली को छीन लिया और बोली, पिताजी नाश्ते का टाइम तो अब खत्म हो चुका है। कृष्णदास जी कहने लगे, बहू थोड़ा सा नाश्ता करने दो। नहीं, पहले बाजार से सब्जियां लेकर आइए और फिर घर का काम भी करना पड़ा है। झाड़ू पोछा और कपड़े भी पड़े हुए हैं, जल्दी चले जाइए, वरना दोपहर का खाना भी आपको नहीं दूंगी, समझे ना आप। कृष्णदास जी चुपचाप भीगी आंखों से बाजार में सामान लेने चले गए। बहू ने एक पैसा भी फालतू नहीं दिया था, सारे पैसे गिनकर दिए थे, इसलिए वह कुछ खा भी नहीं सकते थे। सामान लाकर उन्होंने सब कुछ रसोई में रख दिया और झाड़ू पोछा करने लगे और उसके बाद कपड़े भी धोए। कृष्णदास जी ने घर का सारा काम निपटाया। 4 बज चुके थे, पर कृष्णदास जी को अभी तक कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। थोड़ी देर बाद सुबह बहू नाश्ता के लिए बचे हुए चावल और चाय कृष्णदास जी के पास लेकर आई और पटक कर चली गई। कृष्णदास जी सुबह से भूखे थे, इसलिए चुपचाप वह झट से खत्म कर गई। ऑफिस को जल्दी में निकलते हुए अपने बेटे को भी कृष्णदास जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक दिया। हाँ पापा जी, बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? बेटा, वह मेरे कपड़े थोड़े फट गए हैं। अरे पिताजी, तो नए कपड़े बनवा लीजिए ना। विवेक अपनी पत्नी स्वर्णा को आवाज़ लगाता है और कहता है, स्वर्णा जरा देख लेना पापा को क्या क्या चाहिए, उन्हें तुम बाजार से लाकर दे देना और अपने साथ भी ले जाना, मुझे अभी देर हो रही है। ऐसा कहकर विवेक जल्दी से घर से निकल गया। विवेक के घर से निकलते ही स्वर्णा ने तिरछी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा और बोलने लगी कि आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को भी रोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके कपड़ों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हो, फिर नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? बेटा, सारा दिन अपना हाड़ पसीना करता हूँ तो इधर उधर इनको फिजूल के खर्चे नहीं करता हूँ। कृष्णदास जी बहू की कड़वी बातें सुनकर एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी कृष्णदास जी के नए कपड़े बहू ने नहीं लाकर दिए और विवेक काम के सिलसिले में इतना ध्यान ही नहीं दिया कि पिताजी ने कपड़े लिए या नहीं, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। वह अपनी पत्नी पर बहुत ही भरोसा करता था और वह सोचता था कि वह पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक विवेक घर में रहता था तो स्वर्णा अपने ससुर जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। विवेक को दिखा दिखा कर अपने ससुर जी के लिए चाय नाश्ता बनाने का ढोंग किया करती थी। इसी विश्वास में आकर घर की सभी भागदौड़ तो विवेक ने अपनी पत्नी को ही दे रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं होता था कि वह 15-20 मिनट अपने पिताजी के पास आकर ही बैठ जाए और उनसे कुछ बातें ही कर ले। वह अपनी पत्नी के दोहरे चेहरे से अभी तक अनजान ही था। रात को विवेक के घर आने से पहले ही वह अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज दिया करती थी। विवेक पूछता कि पापा जी, आपने खाना खाया कि नहीं? तो स्वर्णा कहती, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया है। खाना अगर देर से खाते हैं
तो फिर इन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है, इसलिए वह जल्दी से खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होती हैं। विवेक अपनी पत्नी के मीठे व्यवहार के पीछे छिपी मनसा को समझ ही नहीं पाया था। एक दिन उसके ऑफिस में कोई फंक्शन था, तो विवेक को जल्दी छुट्टी मिल गई। तो विवेक ने सोचा कि चलो आज तो स्वर्णा और पिताजी को सरप्राइज देता हूँ, आज कहीं बाहर लेकर घूमने चला जाता हूँ। वह स्वर्णा को बिना कुछ बताए घर पर आ जाता है। घर पर स्वर्णा की तेज आवाज को सुनकर उसके पैर रुक गए। स्वर्णा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, और खबरदार अगर यह बताया कि मैं तुमसे घर का सारा काम करवाती हूँ। बेटे के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कभी रोटी टेढ़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। यह तुम्हारे बाप का कोई 5 स्टार होटल नहीं है, यह मेरा घर है। खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अगर ज़्यादा बातें बनाई तो कल से यह भी नहीं मिलेगा। स्वर्णा के बोल सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को अपने काबू में ही रखा। खिड़की की अंदर झांक कर देखा तो करसनदास जी की प्लेट में 2 सूखे ब्रेड और बासी सब्जी रखी हुई थी। करसनदास जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। सब्जी में इतनी मिर्ची थी कि बार बार पानी पी रहे थे। थोड़ी देर में ऐसे ही बाहर टहलने के बाद विवेक घर के अंदर आया तो देखा पिताजी अपनी थाली उठाकर रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। अचानक से अपने बेटे विवेक को देखकर वह सहम गई। स्वर्णा भी विवेक को देखकर हक्की बक्की रह गई। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वह ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पिताजी आपने खाना खाया क्या? आपने पिताजी की ओर देखते हुए विवेक ने पूछा। करसनदास जी का मुंह थोड़ी देर पहले ही अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर उतरा हुआ था। वह बोलते उससे पहले ही स्वर्णा बोल पड़ी, हाँ पिताजी ने तो अभी अभी खाना खाया है। मैंने उनके लिए हल्का खाना बनाया था और उनके लिए अब दूध लेकर आती हूँ। और आप भी हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। स्वर्णा फटाफट विवेक की थाली को लगा देती है। 3 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गर्मा गर्म रोटी रखकर स्वर्णा ने विवेक की थाली लगा दी। विवेक ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाल कर खाने लगा तो स्वर्णा बोली, यह आप कैसे खाना खा रहे हो? अरे मैंने इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से क्यों नहीं खाते हो? मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी रोज कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें रोज मेरे आने से पहले ही खिला देती हो। विवेक की बात सुनकर स्वर्णा की हालत ऐसी हो गई जैसे वह अभी बेहोश होने वाली हो। स्वर्णा कहने लगी, क्या हुआ? यह कैसी बातें कर रहे हो आप? विवेक अपनी आंखों में गुस्सा लिए स्वर्णा को देख रहा था और उसने जोरदार थप्पड़ स्वर्णा की गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की और उनसे सारा काम करवाने की और इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हें अपने पिताजी के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि आज के बाद अगर तुम्हारे कारण मेरे पिताजी को जरा भी तकलीफ हुई तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब बस और नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता और तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज तो मैं जो कुछ भी हूँ वह सब मेरे पिताजी की ही तो बदौलत है। मैंने फैसला किया है कि आज से मेरे पिताजी मेरे साथ ही खाना खाएंगे। असल में गलती तो मेरी ही है जो मैंने अपने पापा को कभी थोड़ा भी समय नहीं दिया। स्वर्णा डर से कांप रही थी क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा विवेक के सामने आ चुका था। विवेक इस समय अपने पिताजी के कमरे में गया और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया था, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे निसंकोच बता दीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ लाकर दूंगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ ही खाना खाएंगे। यह कहते हुए विवेक की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सर अपने पिताजी की गोद में रख दिया। करसनदास जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे।
विवेक अपने पिता के आंसू पोंछता हुआ बोला, बस पिताजी, मैंने माँ के आखिरी समय में उनसे वादा किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया हूँ, नहीं मैं आपकी कदर कर पाया हूँ। यह कहकर विवेक जोर जोर से रोने लगा। करसनदास जी अपने बेटे को गले लगाते हुए बोले, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। बल्कि मुझे तो अपने बच्चों पर गर्व है कि आजकल जो बच्चे अपने माता पिता से छुटकारा पाने के लिए उन्हें घर से निकाल देते हैं, वहीं मेरा बेटा मेरे लिए अपनी जान छिड़कता है। अरे मैं तो फिर भी खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसा बेटे का बुढ़ापे में प्यार और साथ मिला है, प्यार और साथ का सुख प्राप्त हुआ है मुझे। और जब तेरी माँ के सुख भोगने का वक्त आया, वह मुझे छोड़कर चली गई। कांता देवी संयुक्त परिवार में शादी कर आई थी। अपने माता पिता की वह एक ही बेटी थी। ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। 15 लोगों का परिवार, उस पर इतनी कठिन नियम। गर्मियों में तो पूरा दिन सर पर पल्लू रखकर ही खाना बनाना पड़ता था। कांता देवी जी का गर्मी में बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वह सभी का खाना अपने आप ही बनाया करती थी। कांता देवी जी ने मुझे कितनी बार कहा है कि उनको बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मैं अपने काम में ऐसा फंसा कि बस उसी में सिमट कर रह गया। मेरे भाई बहन सभी पढ़ लिख कर दूसरे शहरों में नौकरियां करने चले गए और शादी के बाद उनकी पत्नियों को भी नौकरियां मिल गई। अपने अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता सभी को मिली, लेकिन कांता देवी जी के जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ समय बाद कांता देवी जी ने अपना नसीब समझकर मुझे भी कुछ बताना बंद कर दिया। कांता देवी जी की बस एक ही इच्छा थी, उसके लिए दिन रात मेरी मन्नतें करती रहती थी, लेकिन मैं उनके दर्द को समझ ही नहीं पाया। कांता देवी जी के पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी माँ परेशान रहती थी। उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी माँ अकेली रह गई थी। कांता देवी जी अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ को साथ लाने की अनुमति मांगी, तो तेरी दादी यानी कि मेरी माँ ने झिड़कते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? और बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते, और तुम्हारी माँ अपनी बेटी और दामाद से सेवा करवाएगी। कांता देवी जी ने उस दिन आखिरी बार मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा था। माँ ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। एक बार फिर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया। कांता देवी जी अपने कमरे में जाकर एक कटे हुए पेड़ की तरह रह गई। अफसोस बहुत हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सका। आज समझ में आया, जीवन साथी के साथ ना होने से ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब जीवन साथी साथ होकर भी साथ नहीं होता। कांता देवी जी की मां दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई और एक दिन कांता देवी जी के पापा के पास ही चली गई। उस दिन कांता देवी जी ने आंसुओं से जैसे घर में बाढ़ ही ला दी थी। पहली बार कांता जी को इतने ध्यान से देख रहा था मैं। उनका चेहरा निस्तेज, धसी हुई आंखें और गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान बने हुए थे। क्या यह वही कांता जी थी? नहीं नहीं, यह वह नहीं है जो मेरा हाथ थामकर इस घर में आई थी। वह तो चंचल सी खूबसूरत अदाए मनमोहक सी मुस्कान के साथ आई थी, लेकिन यह तो अपनी मुस्कान ही भूल चुकी है। हंसना क्या होता है वह तो भूल ही गई थी। मैं कांता देवी जी को खुश करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। कितने सालों के बाद तेरे दादा दादी भी नहीं रहे, चाचा चाची भी अपने बेटे बहू के साथ रहने चले गए। मैं और कांता देवी जी और तुम अकेले रह गए। तब मैंने कांता देवी जी से कहा कि अब वह जो चाहे कर सकती है, चाहे जैसे रह सकती है। उनका जवाब था कि जीवन के वह कीमती साल जो उन्होंने गंवा दिए थे, जो ख्वाहिश, जो सपने थे, वह तो सब बर्बाद हो गए हैं। अब मैं समझौता करना सीख लिया है। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची है और ना ही कोई मेरी चाहत है। और फिर तुम्हारी शादी भी धूमधाम से की गई। तुमने अपनी ही पसंद की लड़की से शादी भी कर ली और वह तुम्हें लेकर अलग शहर में शिफ्ट हो गई।
कांता देवी जी और अंदर तक टूट गई थी और वह बहुत कमज़ोर दिखने लगी थी। हॉस्पिटल जाने के नाम से ही वह डर जाती थी। एक दिन जब वह बेहोश होकर गिरी तब पता चला कि उसे तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। वह खामोश थी, लेकिन हम सब की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, खासकर मेरी। मुझे तो उसके बिना कुछ करना आता ही नहीं था। बहुत मिन्नतें करने के बाद मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और जाते जाते तुमसे वादा ले गई कि तू मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानने लगा था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी रहने के लिए जब मना कर दिया था और बस उसकी यादों के सहारे समय गुजारना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं अकेलापन महसूस नहीं करूँगा। लेकिन बहू तो यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। पिताजी, मुझे सब सच बताइए, मेरे बाद क्या क्या होता है इस घर में? स्वर्णा आपके साथ क्या करती है? करसनदास जी रोते हुए बोले, अभी कुछ दिन पहले ही की यादों में खो गए। पिताजी, मैं सब समझता हूँ। आप विवेक के सामने चाय और खाने पीने की चीज़ों की डिमांड करते हैं ताकि मैं आपको मना ना कर सकूं। पर याद रखना, जब वह ऑफिस चले जाएंगे तब आपको रोटी कौन देगा, यह सोच लीजिए। इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। बुढ़ापे में लोग कहते हैं थोड़ा कम खाना चाहिए ताकि आसानी से खाना हजम हो जाए, पर आप हैं कि दिन रात मुँह चलाते ही रहते हैं। आपका मुँह थकता नहीं है क्या? आज चौथी बार आपको चाय बनाकर दे रही हूँ। इसके बाद खबरदार, जो आपने चाय के लिए मुझे कहा तो मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं किसी की नौकरी नहीं करती। इसका यह मतलब नहीं कि दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती रहूँ। आप बैठे बैठे थक जाते होंगे, तो मैं भी तो इंसान हूँ। थकती नहीं हूँ क्या मैं? आपका क्या है, आप तो पूरे दिन बैठकर बस ऑर्डर देते रहते हैं। अब एक बार भी मुझे आवाज़ मत लगाना। जाने आपके बेटे को क्या सूझा जो एक आदर्श बेटा बनने चले हैं। खुद तो दफ्तर चले जाते हैं और मेरे सर पर एक लटकती हुई तलवार छोड़ जाते हैं। स्वर्णा अपने ससुर करसनदास जी से यह सब बातें कहती है। करसनदास जी बोले, सही कह रही हो बेटे, बहू बुढ़ापे में थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन जितना भी खाना चाहिए वह पौष्टिक तो भोजन होना ही चाहिए। यह भी तो देखो कि तुम मुझे खाने को क्या देती हो। अब इतने में तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? इससे अच्छा तो तुम मुझे सूखी रोटी ही दे दिया करो, कम से कम थोड़ी ताकत ही मिलेगी। बहू, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। सच कहा है किसी ने, बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मुझे सुबह नाश्ते में अगर दूध रोटी दे दो तो मुझे 1 बजे तक भूख भी नहीं लगेगी। अब क्या करूं? इतनी गंभीर बीमारी जो है, बार बार भूख लगती रहती है। अगर बेटा तुम्हें नहीं कहूं तो किसको कहूं? वैसे भी बुढ़ापे का सहारा तो बेटे बहू ही होते हैं। अगर इस पूरी दुनिया में विवेक और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? यह कहते हुए करसनदास जी का गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। स्वर्णा धीरे से बोली, बाप रे बाप, दूध का तो नाम भी मत लेना। आपको पता है दूध कितना महंगा हो गया है। मैं तो चाय भी नाप तोल कर बनाती हूँ और आप दूध और रोटी की बात करते हो। ठीक है, मैं सोचूंगी। अब ऐसे लाचारों जैसी शकल मत बनाइए, मुझे ही पाप लगेगा। करसनदास जी वहाँ से चले गए। वह गुस्से में बोलती ही रही, लगता है जैसे मैं इन बाप बेटे के लिए नौकरानी लगी हुई हूँ। तभी तो आते जाते बाप बेटे दोनों बस ऑर्डर ही चलाते रहते हैं। अब अगर इस बूढ़े ने आवाज़ लगाई तब भी मैं नहीं सुनूंगी, फिर चाहे यह बूढ़ा ही मर क्यों न जाए मेरी तरफ से। इतना कहकर स्वर्णा अपने फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे में ही जाकर बैठ गई। तभी स्वर्णा की माँ रेखा जी का फ़ोन आता है तो स्वर्णा बोली, अरे माँ, मेरा हालचाल पूछकर जले पर नमक क्यों डाल रही हो? मैं तो दिन रात रसोई घर में ही लगी रहती हूँ। मुझे एक पल को भी चैन नहीं मिलता। न जाने किसकी नज़र लग गई है। मैं तो पूरा दिन इन बाप बेटे की डिमांड ही पूरी करती रहती हूँ। आप कहती हो कि मैं कैसे जानती हूँ बूढ़े को दिन भर कुछ ना कुछ खाने की आदत है। पता नहीं कितनी बार चाय के साथ बिस्किट मांगते हैं और हर समय जाने क्या क्या खाने को मांगते हैं।
मैं बिल्कुल थक गई हूँ इनकी फरमाइशों को पूरा करते करते, लेकिन इनकी फरमाइशें तो कभी पूरी ही नहीं होती। पता नहीं वह कैसी बहुएं होती होंगी जो अपने ससुर की इतनी सेवा करती हैं। मुझे ऐसा ससुर नहीं चाहिए। बाप रे बाप। रेखा जी बोली, अरे बेटी अब क्या किया जाए, जवानी के दिनों में इन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिला होगा, तभी ऐसी भूखमरी छाई रहती है इन पर। हर कोई तुम्हारे जैसे खाते पीते घर का थोड़ा ही ना होता है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। पास वाले कमरे में ही करसनदास जी अपनी बहू और अपनी समधन की आवाज़ सुनकर एकदम से सन रह गए। वह सोचने लगे, क्यों उनकी बहू ने उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उनका अपमान किया है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। बहू को व्यस्त देखकर करसनदास जी स्वयं ही रसोई से भोजन लेकर खा लेते थे। अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे ताकि उनकी वजह से उनकी बहू को कोई काम ज़्यादा ना करना पड़े। हाँ, उन्हें दिन में 2-4 बार चाहिए होती थी तो 2-3 बार चाय तो पीते। फिर भी बहू को इस तरह से सफेद झूठ बोलना उनके दिल को चीर रहा था। अपने बनाए घर में ही वह परायों की तरह रहते थे, लेकिन अपने बेटे विवेक को पिता का अकेला रहना खलता था। मैं सोचता था उसके पीछे अगर उसके पिताजी को कुछ हो गया तो वह पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा और अपनी स्वर्गवासी माँ को क्या जवाब देगा। बचपन में उसके पिता उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे, फिर भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। फिर वह अपने पिता को कैसे अकेला छोड़ सकता था। तो उसने अपने पिता से बहुत मिन्नतें की और अपने पास आने का आग्रह किया था, इसलिए वह भी उसकी बात मान गए थे और बेटे के साथ रहने के लिए दिल्ली से मेरठ आ गए थे। शाम को स्वर्णा चाय और नाश्ता लेकर आती है और चुपचाप उनके सामने पटक कर चली जाती है और बड़बड़ाती हुई बोलती है, दुनिया भर की अच्छाई ना जाने मेरे ही पति में क्यों भरी पड़ी हैं। आखिर क्यों वह एक आदर्श पति बनते हैं। औरों के पति को तो देखो, अपनी पत्नी की एक आवाज़ पर क्या कुछ नहीं कर जाते, पर यहाँ तो मेरी एक नहीं सुनते हैं। घर का काम क्या कम था जो इस बुढ़े को भी मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया है। और यह भी दिखाते हैं कि सीधे साधे हैं, पर अंदर से बहुत तेज हैं। कभी चाय दो, कभी रोटी दो, कभी चाय पकौड़ी दो। बेटा सामने दिखता है तो डिमांड बढ़ती ही जाती है, तभी सब कुछ खाने की इच्छा होती है। यह सब समझते हैं कि मैं उनके सामने तो कुछ कह नहीं पाऊंगी और इनकी मनमानी हो जाएगी। पिताजी, आपकी चाय और बिस्किट हाजिर है। जब तक मुझे आप परेशान नहीं कर लेते आपको चैन नहीं मिलता। आपने तो मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। करसनदास जी अपने अपमान का घूंट पीकर और अपने पेट की आग बुझाने के लिए बस चाय और बिस्किट पीकर ही बाहर को घूमने चले गए। पास के पार्क में जाकर बैठ गए और सोचने लगे, अगर बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसका स्वभाव बदलने के लिए क्या करता। वह अपनी बहू को कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप चले गए। बेटा सुबह को 600 रुपये देकर गया था। 3 घंटे के बाद जब करसनदास जी घर लौटे तो बाजार से कुछ सामान लेकर आए और अपनी बहू को पकड़ाते हुए बाथरूम में चले गए। विवेक भी वहीं पर ही था। उसने कहा, अरे पिताजी, आज तो आपने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, पूरा बाजार खरीद कर ले आए हो। पिताजी आप भी खाओ, आपको भी तो यह फल कितने पसंद हैं। बाप बेटे का ऐसा प्यार देखकर स्वर्णा के तन बदन में आग ही लग गई। वह तिरछी नज़रों से ससुर को ही देखे जा रही थी कि आज तो कैसे इतना सामान लेकर आ गए। खैर मुझे क्या, बाप बेटा खाएं पिएं, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। बड़बड़ाती हुई स्वर्णा, ऐसे तो बाबूजी को कभी भी कुछ लाते हुए नहीं देखा, पर आज आप घर पर हैं तो इन्हें भी लगा होगा चलो कुछ पैसे तो बेटे पर भी खर्च कर दूं। दिन रात तो बेटा ही इन पर खर्च करता है। इतना कहकर वह खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। विवेक बोला, पिताजी आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह तो ऐसे ही बोलती रहती है। अब क्या किया जाए, बेचारी घर का सारा काम जो करती है तो कभी कभी थकान में कुछ कह जाती है। करसनदास जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं सब समझता हूँ। बहू की जगह अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं उसकी बात का भी बुरा नहीं मानता और उसकी परेशानियाँ कम करने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करता। तो बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझता हूँ। जाने वह मुझे अपना पिता कब समझेगी।
खैर छोड़ो उन सब बातों को, कुछ दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। विवेक बोला, हाँ पिताजी बोलिए ना, क्या बात है? करसनदास जी बोले, बेटा विवेक, आज मौसम कितना अच्छा है ना। अगर आज तुम्हारी माँ होती तो हमें गर्मा गर्म चाय पकोड़े और अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती। वह भी क्या दिन थे जब मेरे एक बार कहने पर ही तुम्हारी माँ सब कुछ बनाकर सामने रख देती थी। विवेक बोला, हाँ पिताजी, वह बात तो सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चाय पकौड़ी के लिए अब देर हो गई है? देखिए घड़ी में 10 बज चुके हैं। अगर आप पकोड़े खाएंगे तो खाने का समय निकल जाएगा, और वैसे भी स्वर्णा खाना बना रही है, तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। चाय पकौड़ी तो कल खा लेंगे, चाय का प्रोग्राम कल का बनेगा। विवेक खाने के लिए जाने लगा तो करसनदास जी पहले खड़े हुए, फिर वापस से वहीं पर आकर बैठ गए। फिर विवेक बोला, क्या हुआ पिताजी, चलिए ना खाना खाते हैं। करसनदास जी उदास होकर बोले, लोग सच कहते हैं बेटा, बूढ़ा बाप बुढ़ापे में सठिया जाता है। इसलिए देखो ना, अभी तो मेरा मन पकोड़े खाने का कर रहा था। अब क्या करूं, कैसे अपने मन को समझाऊं? मैं भी कितना पागल हूं। इसलिए जब मैं शाम से बाहर से आया हूं, तभी से बहू को बोल रहा था कि मुझे पकोड़े बनाकर खिला दे। लगता है वह अपनी माँ से बात करने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए शायद उसने सुना नहीं होगा। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं। विवेक बोला, ठीक है पिताजी, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं स्वर्णा से कहता हूँ। पहले वह थोड़े से पकोड़े बना देगी और फिर रोटी बना लेगी। स्वर्णा गुस्से से तिलमिलाती जा रही थी। लग रहा था कि उस पर गरम गरम खोलता हुआ तेल डाल दिया गया हो। स्वर्णा को पहले पकोड़े तलने पड़े, उसके बाद भोजन देना पड़ा। फिर सब सोने चले गए और स्वर्णा भी मन महसूस कर रह गई। अगले दिन विवेक जैसे ही ऑफिस को चला गया तो स्वर्णा ने अपनी माँ को फ़ोन करके पिछले दिन की सारी घटना बताई। रेखा जी बोली, बूढ़ा तो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे सर पर बैठकर तांडव करेगा। स्वर्णा करसनदास जी से बोली, पिताजी, अगर आपकी बेटी होती तो आपको अपनी बहू का दर्द समझ में आता। मैं तो बहू हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान कर रहे हो। याद रखिए, विवेक अब मेरा पति है, आपका बेटा बाद में है। ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे आपको इस घर से ही बाहर निकलवाना पड़ जाए, तो अब आप भूल से भी ऐसी हरकत मत करिएगा। करसनदास जी बोले, बहू, पहली बात यह है कि अगर तू मेरी बेटी होती तो मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी नहीं करती। तुम किसी और से नहीं मेरी बातें करती और मेरी तकलीफ को भी समझती। जिस दिन तुम मेरी बेटी होने का फर्ज निभाओगी, याद रखना मैं भी पिता होने का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। और याद रखना, मैं यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया, तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगने आया हूँ। मेरे पास मेरा घर है, पैसे हैं, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के मन को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगी तो सोच ले तुम अपना भविष्य कैसा चाहती हो। इतना कहकर करसनदास जी वहाँ से चले गए। करसनदास जी अपने बेटे के सामने जानबूझकर फरमाइश करते थे ताकि अपनी बहू की अकल को ठिकाने लगाया जा सके। एक रात स्वर्णा के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते हुए कहने लगी, देखो जी, आप अपने पिताजी को समझा लो। खाने के समय कभी टॉफी मांगते हैं, कभी कॉफ़ी मांगते हैं, तो कभी चाय पकोड़े और कभी कुछ मांगते हैं। अलग अलग तरह की डिमांड पूरी करते करते मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। अब यह सब नहीं चलेगा, और अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। विवेक बोला, पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर वह कुछ मांगते भी हैं तो खिला दिया करो ना। अब माँ भी तो नहीं है जो उनकी फरमाइश को पूरा करेगी। ऐसे में बेचारे तुम्हें ही तो कहेंगे, तो तुम्हें कहेंगे और किससे कहेंगे। इतना कहकर विवेक करवट बदलकर दूसरी ओर सो गया और स्वर्णा तिल मिलाकर रह गई। अगले दिन स्वर्णा की एक सहेली ने कहा, बुढ़ापे में इस तरह की बीमारी के मरीज को बार बार भूख लगती है। अगर तुम उनके कहने से पहले ही उन्हें कुछ खिला दो तो भोजन के समय वह परेशान नहीं करेंगे। स्वर्णा को सहेली का सुझाव पसंद आया। अगले दिन वह करसनदास जी के पास आकर बोली, पिताजी, आप आज नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता और खाना बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। करसनदास जी बोले, अरे बहू, क्यों परेशान होती हो? मुझे तो विवेक के साथ ही खाना है और अपने बेटे के साथ खाना खाना ही मुझे अच्छा लगता है।
वैसे भी विवेक के ऑफिस चले जाने के बाद ना तो कभी मुझे तुम खाना देती हो और ना ही कुछ अच्छा पकवान बनाती हो, इसलिए मैं उसके सामने ही बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना दे सको। वैसे तू तो फ़ोन करके बोलती है कि यह बुढ़ा मुझे तंग करता रहता है, ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करती हो मेरे लिए। अपने पिता को भी बोलोगी क्या बुढ़ा? अरे चुप कर बूढ़े, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी अभी और तेरा सतनाम कर दूंगी। इतना कहकर उसने करसनदास जी को धक्का दे दिया और वहां से चली गई। यह कहते कहते ही उनकी एक बार आंखें फिर से भर आई। पिताजी आप अब आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अपने पिताजी को आराम करने को कहकर विवेक गुस्से से अपने कमरे में आया तो हाँ मम्मी, अरे उस बूढ़े को तो मैं अपने घर का नौकर बनाकर रख दिया है, पर बेटा उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अरे हमें उस भिखारी गरीब बूढ़े की इतनी औकात है क्या जो वह मुझे कुछ कह पाए? और विवेक को तो मैं खुद ही देख लूंगी, बड़ा आया आदर्श बेटा बनने वाला। स्वर्णा नाक मुंह बनाते हुए बोली। तभी एक चांटे की आवाज़ से बेड पर जा गिरी। क्या कहा तुमने? मेरे पिताजी को बुढ़ा भिखारी? अगर तुमने उनकी हैसियत देख ली तो तुम्हारे और तुम्हारे मायके वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाँ, कल तैयार रहना, तुम्हें और भी कुछ दिखाना है। सुबह होते ही विवेक अपने पिता और स्वर्णा के साथ अपने गांव पहुंच जाता है तो करसनदास जी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्या जमींदार, क्या डॉक्टर, जाने कितने बड़े बड़े लोग, हर कोई करसनदास जी के पास होकर आशीर्वाद ले रहा था और उनके बेटे बहू के आने की खुशी में लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। स्वर्णा को अपने ससुर जी की वजह से इतना मान सम्मान मिल रहा था। स्वर्णा मन ही मन सोच रही थी कि जिस इंसान को उसने अपने घर में नौकर बना दिया था, उसके गांव में आज उनकी इतनी इज्जत हो रही थी, लोग उनकी इतनी पूछ कर रहे थे, वह तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पत्नी के जाने के बाद करसनदास जी ने अपना सारा पैसा गांव में लगा दिया था। उन्होंने अपने गांव में वृद्ध आश्रम, अस्पताल और स्कूल भी खुलवाया था। स्वर्णा यह देखकर हैरान रह गई और उसे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अपनी गलती समझ में आते ही स्वर्णा ने पहली फुर्सत मिलते ही सबसे पहले अपने ससुर जी से माफ़ी मांगी, यह बोलकर कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दिल दुखाया है, अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। करसनदास जी बोले, बहू मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम लोग खुश रहो, मेरे लिए वही काफ़ी है। स्वर्णा करसनदास जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। करसनदास जी बहू के सर पर हाथ रखकर बोले, बहू अब तो तुम मेरी बेटी हो, तो पुरानी बातों को भूल जाओ, बस इस बूढ़े पर थोड़ा ख्याल रखो और भूख लगने से पहले कुछ खाने को दे दिया करो, क्योंकि अब तो तुम मेरी बहू और माँ सब कुछ हो, सब कुछ तुम ही हो। और अब इस बूढ़े बच्चे को भूख लगेगी तो वह तो माँ से ही कहेगा ना। कहते कहते करसनदास जी की आंखें भर आई। अपने लिए इतने सम्मानजनक शब्दों को सुनकर स्वर्णा रो पड़ी और ससुर जी को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। उनका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी जो मैंने गलती की उसे भूल जाइए, आज के बाद आपको कभी भी अपनी इस बेटी से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब आप मुझे पिता बनकर समझ सकते हैं तो मैं भी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाऊंगी। दोनों को ऐसे देखकर विवेक हैरानी में पड़ गया और बोला, अरे अगर तुम दोनों बाप बेटी हो तो मुझे क्यों भूल गए? अब ससुर और बहू में बाप बेटी जैसा प्रेम हो जाएगा, तब तो मेरे जैसे बेचारे की कोई पूछ ही नहीं करेगा। विवेक इतना कहते ही सबको गले कर लगाकर हंसने लगा। वह दिन और आज का दिन करसनदास जी खाने का एक मौका भी स्वर्णा उनको नहीं देती थी, क्योंकि उनके कहने से पहले ही स्वर्णा उनके खाने का इंतजाम कर देती थी और करसनदास जी अपनी बहू से बहुत खुश थे। अंत भला तो सब भला। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।